हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे पेपर नंबर 11 की, जो कि है कॉमन पेपर आपका। कॉमन पेपर का मतलब यह होता है कि ये HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इस कॉमन पेपर को पढ़ते हैं। और इस सब्जेक्ट का नाम है आपका फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय। यानी कि परिवार और समुदाय जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये आपके HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चे अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के बारे में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको इस वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। और ये आपके पेपर के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको पेपर में देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर आपका सॉल्व कराया जा रहा है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका रहेगा। यानी कि जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं, वो भी ये पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। और यदि आपको ये PDF प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाएं, और टेलीग्राम पे जाकर आप पेपर प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जो 1 नंबर के आते हैं। फैमिली क्या होती है, ECCE क्या है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इंग्लिश के हैं। पालन पोषण क्या है, IFSP क्या है और इसका पूरा नाम क्या है, फिर समुदाय क्या है, CBR क्या है, शीघ्र पहचान क्या है, अधिनायकवादी पालन पोषण क्या है, पालन पोषण के 4 प्रकार के नाम लिखिए, आधिकारिक पालन पोषण क्या है। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे क्वेश्चन देख सकते हैं। पारिवारिक सशक्तिकरण क्या है, परिवार के प्रकार क्या हैं, परिवार की 2 विशेषताएं लिखें, और समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है, समुदाय के प्रकार लिखिए, गृह आधारित शिक्षा क्या है, और पारिवारिक भागीदारी का एक महत्व लिखें, मूलभूत साक्षरता विकसित करने के लिए परिवार की एक भूमिका। तो इस प्रकार से आपके 1-1 नंबर वाले ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। व्हाट इज फैमिली। सबसे पहले परिवार क्या है, इसके बारे में पूछा गया था हमारा क्वेश्चन। तो परिवार क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। एक परिवार जन्म, विवाह या गोद से संबंधित 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो एक साथ रहते हैं। ऐसे सभी संबंधित व्यक्तियों को एक परिवार का सदस्य माना जाता है। आप लोग जानते हैं परिवार में आपके कौन कौन रहते हैं। मम्मी पापा, दादी दादा, चाची चाचा, और उसके बाद बड़े मम्मी पापा, या उनको ताऊ जी ताया जी बोलते हैं, या फिर उनके बच्चे, आपके और भी भाई बहन, तो ये सभी रहते हैं। इनके साथ साथ कुछ सगे संबंधी भी रहते हैं, जो विवाह के टाइम पर भी आपके घरों में मौजूद होते हैं। साथ ही साथ जो विवाह के टाइम पर आप देखते हैं कि एक परिवार तो होता ही है, इसके साथ साथ दूसरा परिवार भी कहीं ना कहीं इस समूह से जुड़ जाता है। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, यानी कि एक फैमिली बनाते हैं। आगे हम बात करेंगे ECCE क्या है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से देख लें, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका पेरेंटिंग क्या है। तो पेरेंटिंग के बारे में देखते हैं। अगर हम संक्षेप में बात करें तो पेरेंटिंग एक बच्चे की देखभाल करने, माता पिता के होने की जो भूमिका का निर्वाह होता है, ये कार्य करता है। यह कई अलग अलग रूपों में आ सकता है, जैसे कि माता पिता को अपनी रणनीति शैली में ये होता है। माता पिता के सामने मुख्य जिम्मेदारी अपने बच्चे के जन्म से लेकर वयस्क होने तक की जो ज़रूरतें होती हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए ये होता है, जिसको पेरेंटिंग बोलते हैं। पेरेंटिंग का मतलब यह होता है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चे की उठा रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। और भी समझ लीजिए कि बच्चा जन्म से लेकर वयस्क तक जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है, उसके सभी ज़रूरतों को जो पूरा करते हैं, वो कौन होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है IFSP, और उसके बाद IEPS, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है।
तो IFSP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, और IEPS का हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी क्या है? तो समुदाय साझा मूल्यों, व्यवहारों और कलाकृतियों वाले लोगों का एक समूह होता है जो कम्युनिटी कहलाता है। कम्युनिटी में का मतलब क्या होता है कि समुदाय साझा मूल्यों और व्यवहारों या कलाकृतियों वाले लोगों का एक समूह। जैसे कि अगर हम समूह की बात करें तो उसमें कुछ लोग जैसे कि कलाकृति वाले हों या नर्तक वाले हों या फिर और भी जो लोग एक समूह में रहना पसंद करते हों, वो क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी कहलाते हैं, यानी कि एक प्रकार के समुदाय कहलाते हैं। आगे CBR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो CBR का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ईयरली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रारंभिक पहचान क्या है? तो प्रारंभिक पहचान उन परिवारों में होता है जहाँ पर 3 वर्ष से कम बच्चों में आपको कुछ दिव्यांगता के लक्षण देखने को मिल रहे हों। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रारंभिक पहचान में उन परिवारों और उनके 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रदान किया गया एक मूल्यांकन या उपचार शामिल होता है जो बोलने, भाषा या सुनने में विकलांगता या फिर देरी से पीड़ित हैं या होने का उनको खतरा हो रहा है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी समस्या देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर सबसे पहले बच्चों को पहचान करके उनको उपचार के लिए आगे बढ़ाया जाता है। आगे हम बात करेंगे अधिनायकवादी पालन पोषण क्या है। तो अधिनायकवादी पालन पोषण की एक सख्त शैली होती है जो बच्चों से उच्च अपेक्षाएं रखती है। सत्तावादी माता पिता बिना किसी स्पष्टीकरण के कठोर नियम निर्धारित कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे बिना किसी सवाल के उनका पालन करेंगे या उन्हें कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को करने के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, अगर वो बच्चा कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए उस सज़ा का भी प्रावधान रहेगा, और वो सज़ा बहुत ही कह लीजिए कि ज़्यादा दंडनीय होता है और वो कड़ी सज़ा होती है। आगे हम बात करेंगे कि पालन पोषण के 4 प्रकार लिखिए। तो 4 प्रकार इसमें से अनुमोदक होता है, एक अधिकारवादी होता है, एक उपेक्षापूर्ण होता है, एक अधिनायकवादी होता है। तो ये 4 प्रकार होते हैं पालन पोषण के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आधिकारिक पालन पोषण क्या है। तो आधिकारिक पालन पोषण एक शैली होती है जिसमें माता पिता पालन पोषण करने वाले या फिर उत्तरदायी और उसमें सहायक परख होते हैं, फिर भी अपने बच्चे के लिए वो दृढ़ सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। वे नियमों को समझकर, चर्चा करके या तर्क करके बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करते हैं। वे बच्चों के दृष्टिकोण को भी सुनते हैं, लेकिन हमेशा उसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे जो भी कहते हैं हमेशा उसका सुना जाता है, लेकिन पेरेंट्स उस पर सोच विचार करके, तर्क करके ही उस चीज़ को मानते हैं। आगे हम बात करेंगे कि फैमिली एम्पावरमेंट क्या है। तो बाल कल्याण के सभी क्षेत्रों में परिवारों को शामिल करने या फिर शामिल करने और उनकी आवाज़ उठाने का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? फैमिली एम्पावरमेंट कहलाता है। यह परिवारों को बाल कल्याण एजेंसी के साथ सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उसमें प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली के प्रकार कौन कौन से हैं। तो फैमिली के प्रकार में आप देख सकते हैं, सबसे पहले एकल परिवार आता है, फिर लंबा परिवार आता है, निसंतान परिवार आता है इसमें, और उसके बाद सौतेले परिवार, दादा दादी का परिवार। इस प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं कि परिवार के इतने प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं परिवार आम तौर पर आकार
कि कंपनियों में अन्य सामाजिक समूहों, संगठनों और संघों से छोटा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर इस बड़ा भी होगा तो ये इसमें दादा दादी, चाचा चाची, अन्य लोग थोड़े से शामिल होंगे, लेकिन फिर भी ये किसी ऐसे समूह जो कि सामाजिक समूह हो, संगठन हो, उससे बड़ा ये नहीं होगा। परिवार आकार में बड़ा हो सकता है जिसमें कई पीढ़ियां अगर शामिल हो तब यानी कि उसमें 2-3 पीढ़ी अगर एक साथ रह रही है तो वो परिवार बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन क्या है, तो यानी कि CBR क्या है। तो CBR या समुदाय आधारित पुनर्वास सामुदायिक विकास का एक दृष्टिकोण होता है जिसे भारत में दिव्यांग लोगों के सामाजिक एकीकरण और अवसरों को बराबर करने के लिए लागू किया जाता है। ये कार्यक्रम CBR सदस्यों, PWD और उनके परिवारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। यानी कि CBR जो होता है वो समुदाय आधारित पुनर्वास माना जाता है और इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके सामाजिक एकीकरण के लिए उन्हें बराबर अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि कम्युनिटी के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 इसमें मुख्य रूप से कम्युनिटी के प्रकार होते हैं। एक ग्रामीण होता है, एक उपनगरी होता है, एक शहरीकरण होता है। तो ये आपके कम्युनिटी के प्रकार होते हैं। आगे हम बात करेंगे होम बेस्ड एजुकेशन क्या है। तो होम बेस्ड एजुकेशन होता है कि भारत में घर आधारित शिक्षा एक शैक्षिक विकल्प होता है जिसमें माता पिता अपने घर से ही अपने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, घर आधारित शिक्षा, यानी घर पर ही विशेष शिक्षकों को, चिकित्सकों को, इन सब को बुलाकर बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, तो इसका क्या अर्थ होगा कि पारिवारिक भागीदारी जवाबदेही की भावना को प्रोत्साहित करती है और बच्चों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए भी इनको प्रेरित करती है। तो पारिवारिक भागीदारी हर जगह महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर पारिवारिक भागीदारी है तो ही बच्चा आगे जा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि फैमिली इन डेवलपिंग फंडेशनल लिटरेसी, तो ये क्या होता है कि जिस क्षण से बच्चे पैदा होते हैं वे अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों के माध्यम से साक्षरता कौशल विकसित करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उस सीखने की प्रक्रिया को साक्षरता बोलेंगे। अपने शिशु या बच्चे के साथ बात करने, पढ़ने, गाने और खेलने से आप वह आधार प्रदान करते हैं जिसकी आपके बच्चे को भाषा और पढ़ने के कौशल विकसित करने के लिए आवश्यकता होती है। यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता और उसके जो भी सगे संबंधी होते हैं सब उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने में। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपका 4 नंबर का होता है। तो इसमें आपके पूछा गया है कि परिवारों के प्रकार को बताइए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है परिवार क्या है, उनकी विशेषताओं की संरचना लिखिए। तीसरा है पालन पोषण के प्रकार क्या हैं। 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षार्थियों के माता पिता की चुनौती। फिर उसके बाद है शिक्षा में परिवार की भागीदारी का महत्व, पारिवारिक सशक्तिकरण के घटक या रणनीतियाँ। फिर माता पिता को प्रथम शिक्षक तथा परिवार को प्रथम विद्यालय समझाइए। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने को मिलेंगे। फिर IFSP और IEP के विकास और कार्यान्वयन में परिवार की क्या भूमिका है। छोटे बच्चों में मूलभूत साक्षरता विकास करने में परिवार की क्या भूमिका है, इसको लिखें। समावेशी शिक्षा की सुविधा में परिवार की भूमिका। समुदाय क्या है, समुदाय के प्रकार। दिव्यांगता की शीघ्र पहचान तथा हस्तक्षेप व रोकथाम। फिर CBR की आवश्यकता एवं महत्व। फिर दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए स्थानीय सामुदायिक संसाधनों को जुटाने पर चर्चा कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे। इसमें घर आधारित शिक्षा और समय की आपदाओं के लिए सामुदायिक समर्थन लिखें। अन्य सरकार के साथ सहयोग, CWD की शिक्षा के लिए एजेंसियाँ। विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा में हितधारकों के रूप में समुदाय की व्याख्या करें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारे
आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन ये 4 नंबर के होंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप का जो है उसमें पूछा गया है कि फैमिली के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले इसमें एकल परिवार के बारे में हम जानेंगे। एकल परिवार एक छोटा समूह होता है जिसमें पति पत्नी और बच्चे प्राकृतिक या गोद लिए हुए शामिल होते हैं, यानी कि चाहे उस माता पिता के स्वयं के बच्चे हों या उन्होंने गोद लिया हो। ये कमोबेश एक स्वायत्त इकाई होती है जो परिवार के वयस्कों या बुजुर्गों के नियंत्रण में नहीं है। इसमें केवल 2 ही पीढ़ियां शामिल होती हैं। सभी आधुनिक समाजों में एकल परिवार सबसे सामान्य प्रकार का परिवार होता है, क्योंकि इसमें मात्र पति पत्नी और बच्चे ही शामिल होते हैं। इसमें इससे ज़्यादा परिवार के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन का ये परिणाम होता है, यानी कि संयुक्त परिवार का टूटा परिवार ही एकल परिवार कहलाता है। दूसरा है हमारा संयुक्त परिवार। तो एक संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ियां होती हैं जो एक ही छत के नीचे एक साथ रहती हैं। एक ही रसोई और फर्श या आर्थिक जो खर्च होता है साझा करके वो एक दूसरे के साथ में सर्वाइव करते हैं। यह एक ऐसा परिवार होता है जिसमें 3 एकल परिवार एक साथ रहते हैं। इरावती कर्वे के अनुसार अगर देखें तो संयुक्त परिवार लोगों का एक समूह होता है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं और सारी जो संपत्ति होती है वो भी साझा करते हैं। सामान्य जो पारिवारिक पूजा में भी भाग लेते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मातृसत्तात्मक परिवार। तो मातृसत्तात्मक परिवार आमतौर पर मातृसत्तात्मक समाजों में पाया जा रहा है। इन परिवारों में एक महिला परिवार की मुखिया होती है और अधिकार उसी में निहित होता है, यानी कि संपूर्ण जो अधिकार प्राप्त होता है वो एक महिला को होता है। संपत्ति का उत्तराधिकारी स्त्री वंश के माध्यम से ही होता है, यानी केवल बेटियां ही संपत्ति की उत्तराधिकारी इसमें मानी जाती हैं। विवाह के बाद पति पत्नी के घर में आता है और वंश का पता माता की ओर से चलता है। यहाँ बच्चों का पालन पोषण माँ के घर पर ही होता है। इस प्रकार मातृसत्तात्मक समाजों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था मौजूद होती है और मातृसत्तात्मक परिवार केवल मातृसत्तात्मक समाजों में ही पाए जाते हैं, जिनकी संख्या पूरे विश्व में बहुत ही सीमित है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये ब्रॉड नहीं है, सीमित में है। पितृसत्तात्मक परिवार में आमतौर पर ये देखा जाता है कि दुनिया के सभी हिस्सों में ये पाए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अधिकांश समाज पितृसत्तात्मक समाज ही देखा जा रहा है। और पितृसत्तात्मक समाज परिवार में परिवार का जो मुख्य होता है वो पुरुष होता है और सत्ता उसी के हाथ में होती है। वंश और संपत्ति जो होता है वो पुरुष वंश से ही होकर गुजरती है, यानी कि वही पूरा देखभाल करता है। घर का एक मुखिया होता है। घर के सभी परिवारों की जो आवश्यकताएं होती हैं या उनका लालन पालन होता है वो सारा जिम्मेदारी किसका होता है, जो उसका मुखिया होता है उस घर का। एकल अभिभावक परिवार क्या है कि एकल अभिभावक परिवारों में एक माता पिता एक या अधिक बच्चों का पालन पोषण करते हैं। परिवार कई में अक्सर एक माँ और उसके बच्चे, एक माता पिता और उसके बच्चे या एक व्यक्ति और उनके बच्चे होते हैं। हालांकि उन्हें विस्तारित परिवार में भी समर्थन मिल सकता है। तलाक की बढ़ती दर और विवाह के बाहर अधिक बच्चों के जन्म के कारण एकल माता पिता वाले परिवार तेजी से आम हो गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि समाज में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि एक माता बच्चे को लेकर सर्वाइव कर रही है या एक पिता बच्चे को लेकर सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अगर आपको परिवार देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एकल अभिभावक परिवार। तो ये था परिवार के बारे में, परिवार के प्रकार था। अब परिवार की कुछ विशेषताएं देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे। तो परिवार एक अंतरंग घरेलू समूह होता है जो रक्त के बंधन, यौन संबंध या फिर कानूनी संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंधित लोगों से बना होता है।
यह सबसे छोटी और सबसे बुनियादी सामाजिक इकाई होती है जो किसी भी समाज में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण समूह भी होता है। अब इसकी विशेषताओं पर हम गौर करेंगे। परिवार एक सार्वभौमिक समूह है। यह आदिम हो या आधुनिक हो या सभी प्रकार के समाजों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे तो एक परिवार विवाह पर आधारित होता है। इसके परिणाम स्वरूप विपरीत लिंग के दो वयस्कों के बीच में वैवाहिक संबंध बनता है। प्रत्येक परिवार एक व्यक्ति को एक नाम प्रदान करता है और इसीलिए यह नामकरण का एक स्रोत होता है। आगे हम देखेंगे परिवार वह समूह है जिसके माध्यम से वंश या वंशावली का पता लगाया जा सकता है। फिर परिवार से ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवार जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। वो परिवार व्यक्ति का प्राथमिक समाजीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। परिवार जो होता है वो आमतौर पर आकार में सीमित होता है, यहाँ तक कि बड़े संयुक्त और विस्तृत जो परिवार होते हैं वो भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। परिवार समाज का सबसे महत्वपूर्ण समूह होता है या सभी संस्थाओं, संगठनों या समूहों का केंद्र होता है। परिवार भावनाओं और भावनाओं पर ही आधारित होता है। विवाह, प्रजनन, मातृत्व या फिर भ्रातृ भक्ति या फिर प्रेम हुआ या फिर मतलब और भी स्नेह जो है परिवार के साथ में, वो सब एक संबंधों पर ही आधारित होते हैं। परिवार में कहीं ना कहीं भावात्मक या आर्थिक सहयोग ये सभी शामिल होते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भी साझा करता है। प्रत्येक परिवार पति पत्नी और एक या एक से अधिक बच्चों से बनता है जो दोनों प्राकृतिक और या फिर गोद लिए होते हैं। अब हम बात करेंगे परिवार की संरचना। तो परिवार की संरचना क्या होती है? पारिवारिक संरचना से तात्पर्य होता है कि रिश्तेदारों के संयोजन से है जिससे एक परिवार बनता है। एक चर पर वर्गीकरण निम्नलिखित की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर विचार करता है। कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी या फिर सामान्य कानून भागीदार, बच्चे और आर्थिक परिवारों के मामले में अन्य रिश्तेदार जो शामिल होते हैं वो एक तरह से परिवार की संरचना बनाते हैं। आर्थिक परिवार से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह से है जो एक ही आवास में रहते हैं और रक्त, विवाह, सामान्य कानून या गोद लेने के माध्यम से एक दूसरे से इसमें संबंधित होते हैं। कोई जोड़ा विपरीत या समान लिंग का भी हो सकता है। पालक बच्चे इसमें भी शामिल होते हैं। तो ये परिवार क्या है, कितने प्रकार हैं, उसकी संरचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, अधिनायकवादी पालन पोषण क्या है और इसके क्या प्रकार हैं। तो अधिनायकवादी पालन पोषण, इसके बारे में बात करेंगे। तो सत्तावादी माता पिता हर समय अपने बच्चे को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और ये बच्चे के इन माता पिता के बच्चे यह नहीं सीखते हैं कि अपनी समस्याओं को कैसे हल करें या स्वतंत्र विचार कैसे एक दूसरे के समक्ष रखें, क्योंकि जो अधिनायकवादी माता पिता होते हैं ये अपने बच्चों के साथ में आज्ञाकारी और विनम्र तो होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं बच्चों को ये पीड़ित भी करते रहते हैं और बच्चों के साथ में इनका व्यवहार जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं इन लोगों से डरते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स से ही वो डरते हैं। नेक्स्ट है आधिकारिक पालन पोषण। तो आधिकारिक माता पिता बच्चे को अपने बारे में सोचने में मदद करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के जीवन में शामिल होकर मार्गदर्शन भी देते हैं और बच्चों को अपेक्षाओं को पूरा करने और सहमत नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार के माता पिता बच्चे को बुरे व्यवहार के लिए दंडित करने के बजाय आवश्यक जीवन कौशल सिखाना उसमें पसंद करते हैं। यह भी देखा गया है कि आधिकारिक माता पिता के पास इन श्रेणियों के सबसे सफल बच्चे हैं। बच्चों के पालन पोषण की जो उनकी गर्मजोशी होती है और प्यार भरी शैली बच्चों को अपनी क्षमताओं में स्वीकार और आत्मविश्वास महसूस करने की अनुमति देता है। साथ ही जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो उन्हें अपने माता पिता द्वारा समर्थित महसूस करने की भी अनुमति इसमें मिलती रहती है। आगे हम बात करेंगे अनुमेय पालन पोषण की। अनुमेय पालन पोषण क्या है? अनुमति देने वाले माता पिता बच्चों को अपने
सभी निर्णय स्वयं लेने की अनुमति देते हैं और अपने बच्चे की पसंद में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, भले ही वे खराब विकल्प हों। इस प्रकार के माता पिता यह महसूस नहीं कर सकते हैं कि अपने बच्चे के व्यवहार को बदलने के लिए वे कुछ कर भी सकते हैं या फिर हो भी सकता है कुछ। केवल संघर्ष से वे केवल संघर्ष से बच रहे होते हैं, यानी कि वो बच्चों के प्रति इतने सचेत नहीं रहते हैं कि बच्चे को वो गलत कर रहा है तो भी डांटे या फिर सही कर रहा है तो उसको सारी चीज़ें समझाएं। इस प्रकार से उसके मार्गदर्शन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में इसकी कमी आती है, उनमें निराशा हमेशा बनी रहती है। अंतर संबद्ध पालन पोषण। अंतर संबद्ध पालन पोषण एक प्रकार का पालन पोषण होता है जो बच्चे से कुछ मांगे करता है। एक असंबद्ध माता पिता बहुत कम संवाद करते हैं और अक्सर बच्चों को प्रतिक्रिया देने में धीमे होते हैं, यानी कि बच्चा कुछ भी पूछ रहा है तो उसमें वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, यानी कि बच्चों की ज़रूरतों को तो वो पूरा करते हैं लेकिन कुछ जगह पर वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और वे एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे को समझने का पूरा प्रयास नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब में बहुत कम आना पसंद करते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं ऊपर। आगे हम बात करेंगे 21वीं सेंचुरी के जो चुनौती हैं माता पिता के, उसको देखेंगे। पिछले पालन पोषण दर्शन में माता पिता अति प्रतिक्रिया करते हैं, कम प्रतिक्रिया करते हैं या फिर इनकार करते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के लिए बहाने बनाते हैं या दिशा बनाम विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे बच्चों को भ्रम पैदा होता है। जब उन्हें सीमाओं या दिशा की आवश्यकता होती है तो माता पिता कहीं ना कहीं वहाँ पे मुखर जाते हैं। 21वीं सदी में ये सारी चुनौतियाँ देखने को मिल रहा है। पिछले दशकों में हमने देखा है कि माता पिता अपने बच्चों से मिन्नतें भी करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से सही काम करने के लिए भी प्रेरित करने के लिए कमज़ोर प्रयास करते हैं। कभी कभी उन पर पैसा, गैजेट और अक्सर ये सारी चीज़ें उनको जो अवसर होता है ये उस अवसर से वंचित रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह निर्माण होता है कि अधिकार की जो भावना है या फिर सुरक्षा की झूठी भावना है, वहाँ पे आत्मभोग वाला जो बच्चा होता है वो इन पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होता है। और बाद में देखा जाए तो किशोरावस्था या वयस्क तक पहुंचने पर अपने बच्चे के चेहरे पर ये गुस्सा देखते हैं और उनका जो व्यवहार होता है उस व्यवहार के रवैया में भी कहीं ना कहीं कमी आती है और वो अपने इस बच्चे के रवैये को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आज कई किशोर इस तरीके से भी देखे जा रहे हैं जो कॉलेज जाने वाले युवा, वयस्क या फिर स्नातक या सामने आने वाली जो चुनौतियों से है प्रभावित ढंग से निपटने के लिए कौशल या मुकाबला तंत्र के साथ निहत्थे होने का प्रमाण देते हैं और इसके बजाय यह अपेक्षाएं प्रदर्शित करते हैं कि दुनिया उनके साथ उसी तरह व्यवहार करेगी जैसा उनके माता पिता ने किया था। तो इस प्रकार से उनमें जो परिणाम आते हैं वो बहुत ही सकारात्मक नहीं आते हैं। हम युवा वयस्कों को एक नौकरी या अवसर से दूसरी नौकरी की ओर भागते हुए भी देखते हैं या कॉलेज ख़त्म करने में लंबा समय लेते हैं और अक्सर लंचिंग में असफल प्रयासों के कारण घर लौट आते हैं, यानी कि ये अपने कैरियर के प्रति उतने सचेत नहीं होते हैं जिससे कि वो वहाँ से सफल होकर वापस आएँ। कुछ में शिथिलता होती है, कुछ में इस प्रकार से जैसे माता पिता के द्वारा दी गई छूट का गलत लाभ उठाना, इस प्रकार से उनमें ये सारी चीज़ें विकसित होती रहती हैं और स्वतंत्रता या फिर क्षमता जो विकसित होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से उनमें विकसित नहीं हो पाता है। इसके अलावा पारिवारिक शिथिलता, तलाक या पुनर्विवाह के लिए समर्थन और समायोजन की कमी, माता पिता की जागरूकता की कमी, इसका उनके बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अक्सर अवसाद और चिंता स्कूल में कठिनाई के साथ साथ वयस्कों के रूप में अंतर संबंधों को भी ये जन्म दे देता है। सोशल मीडिया से प्रभाव अगर देखें तो बच्चे ज़्यादातर सोशल मीडिया से लगे हुए होते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, दूसरों को धमकाना हुआ या फिर माता पिता की कही बातों को ना समझना, फर्जी डिग्री लेना, इस प्रकार से भी देखा जा रहा है 21वीं सदी में। स्वास्थ्य
के मुकाबले में अगर देखें तो उसका तंत्र भी कहीं न कहीं कमज़ोर दिखाई देता है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो बच्चे होते हैं वो संघर्ष और चुनौतियों से इसमें कैसे निपटें, और जिनसे वे ये घिरे होते हैं उनमें वो क्षमता, उद्देश्य या आत्मविश्वास के बारे में सवाल उठाते हैं, क्योंकि उनमें वो सारी क्षमताएँ या उद्देश्य नहीं रह जाती हैं जो उनको आगे उनको सफल बना सकें। नेक्स्ट आंसर हम करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन। इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन में फैमिली किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रही है। तो बढ़ती हुई प्रेरणा शोध से पता चलता है कि जब माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा में शामिल होते हैं तो इससे उन्हें कड़ी मेहनत करने और बेहतर ग्रेड के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को लगता है कि उनके माता पिता उनकी पढ़ाई में सक्रिय रूप से शामिल हैं, तो वे अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेते भी हैं। बेहतर सामाजिक कौशल अगर हम देखें इसमें, तो जब माता पिता अपने समाज की शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो वे सकारात्मक सामाजिक कौशल अपने साथियों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में भी सहायतापरक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब माता पिता अपने बच्चे के स्कूली जीवन और गतिविधियों में रुचि लेते हैं तो उनके बच्चे अधिक आश्वस्त होते हैं और वे अपने साथियों के साथ बातचीत करने में सक्षम बन पाते हैं, या कह लीजिए कि उनमें निडरता आती है, वो सभी के साथ में बातचीत करने में सक्षम होते हैं। उनमें उन्नत श्रेणी प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि जब माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब माता पिता अपने बच्चे की पढ़ाई में शामिल होते हैं तो वे अपने बच्चों को बेहतर अध्ययन आदतें विकसित करने और उनके स्कूल के काम में ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है कि विकसित जीवन कौशल। जब माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा में शामिल होते हैं तो वे समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और संचार या जो भी बच्चे को जीवन कौशल में बढ़ने में मदद मिलती है, उन सब में माता पिता अपनी भूमिका निभाते हैं। वास्तविक दुनिया में सफलता के लिए ये कौशल आवश्यक होते हैं, और जब माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा में शामिल होते हैं तो वे ये सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि उनके बच्चे भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं या नहीं। बच्चे की शिक्षा में भी माता पिता की भागीदारी के लाभ दिखाई देते हैं। यह न केवल माता पिता और बच्चों के बीच सकारात्मक संबंध को बढ़ावा देने में मदद करता है, बल्कि उनके बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन या सामाजिक कौशल या कह लीजिए जीवन कौशल को भी बेहतर बनाने में सहायतापरक होता है। इस चीज़ को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आज यहीं तक रहेगा। आप लोग इस अगर पीडीएफ पढ़ना चाह रहे हैं तो पीडीएफ को टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दिया जा रहा है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लें, दोबारा रिवीजन कर लें। 1-2 क्वेश्चन और है उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लें। तो आप लोगों के साथ में और भी जो लोग हैं जो पेपर दे रहे हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जहाँ कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग थोड़ा उस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, समझाने का पूरा प्रयास भी किया जाएगा। थोड़ा आज वीडियो फास्ट में पढ़ाया गया है तो इसको आप लोग थोड़ा फास्टली समझने का प्रयास भी करिएगा, क्योंकि मैं जिस स्थान पर हूँ यहाँ आवाज़ें बहुत आ रही हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, और बाकी आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके पढ़ लीजिएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पेपर देते रहें, गर्मी में पानी का सेवन ज़्यादा करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।